हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। स्टूडेंट्स, संयुक्त राष्ट्र संघ इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज की क्लास में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंगों के बारे में डिस्कस करेंगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग 6 अंग हैं। नंबर 1 महासभा को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली भी कहते हैं। नंबर 2 पर सुरक्षा परिषद को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल भी कहते हैं। नंबर 3 पर आर्थिक सामाजिक परिषद को इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल भी कहते हैं। नंबर 4 पर है न्यास परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल भी न्यास परिषद को कहा जाता है। नंबर 5 पर सचिवालय को सेक्रेटरीट इंग्लिश में कहा जाता है। और नंबर 6 पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है, ICJ कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के केवल 3 अंगों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। राष्ट्र संघ का प्रथम अंग है महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अंग महासभा, इसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली भी कहा जाता है। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ऐसा अंग है जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि बैठते हैं, जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो इसके बारे में सूमा ने क्या कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा विश्व की नगर सभा है, इसको नगर सभा कहा है। और एक प्रसिद्ध सीनेटर, यानी एक सीनेटर था, सीनेटर बांडेनबर्ग ने इसे विश्व की संसद कहा है। यानी बांडेनबर्ग ने इसको क्या कहा है? विश्व की लघु संसद। क्या कहा है? विश्व की लघु संसद, यानी ये विश्व की लघु संसद है। तो यहाँ पर 2 विचारकों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा यानी जनरल असेंबली के बारे में अपने विचार दिए हैं। तो सूमा ने क्या कहा है कि ये संसार की नगर सभा है, और सीनेटर बांडेनबर्ग ने कहा है कि महासभा विश्व की लघु संसद है, यानी इसको लघु संसद कहा गया है। प्रतिनिधित्व के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि महासभा में कौन कौन से देशों के प्रतिनिधि बैठते हैं। यानी मैं आपको ये बता दूं कि महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि बैठते हैं, और महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। हर देश, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रत्येक देश 5 सदस्य महासभा में भेजता है, लेकिन उनको एक मत देने का अधिकार है। यानी कितने सदस्य भेजता है? 5 सदस्य प्रत्येक सदस्य देश, यानी प्रत्येक सदस्य देश 5 सदस्य या 5 प्रतिनिधि महासभा में भेजता है। प्रतिनिधि, कितने प्रतिनिधि भेजता है? 5 प्रतिनिधि। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रत्येक सदस्य, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य देश हैं। तो 193 सदस्य देश, प्रत्येक सदस्य देश 5 सदस्य या 5 प्रतिनिधि चुनकर भेजता है। 5 प्रतिनिधि उसके संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में होते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ऐसा अंग है जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि बैठते हैं, जिसमें सभी सदस्य देशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि चाहे प्रतिनिधि तो 5 संयुक्त सदस्य देश के बैठते हों, लेकिन सभी सदस्य देशों को केवल एक मत प्राप्त होता है। यानी जब वोटिंग होती है तो प्रत्येक सदस्य देश का केवल एक मत होता है, एक वोट उसकी गिनी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मतदान प्रणाली, यानी मतदान प्रणाली संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की मतदान प्रणाली क्या है? यानी जब मतदान होता है तो मतदान 2 तरह के होते हैं। एक तो साधारण विषय, यानी कुछ तो साधारण विषय होते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण विषय होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, या इन्हीं को हम महत्वपूर्ण विषय कहते हैं। महत्वपूर्ण विषय या महत्वपूर्ण प्रश्न या महत्वपूर्ण मामले भी हम इनको कह सकते हैं। यानी
इसकी मतदान प्रणाली क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 18 में महासभा की मतदान प्रणाली का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? यानी चार्टर के अनुच्छेद 18 में मतदान प्रणाली का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया? मतदान प्रणाली का। मतदान प्रणाली के आधार पर क्या है? कुछ विषय तो साधारण विषय हैं, साधारण मामले हैं, साधारण प्रश्न हैं, उन पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा या उन पर महासभा के द्वारा साधारण बहुमत से निर्णय लिया जाता है। और कुछ विषय महत्वपूर्ण विषय हैं, महत्वपूर्ण मामले हैं या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन पर यदि निर्णय लेना होता है तो महासभा 2/3 बहुमत से निर्णय लेती है। यानी किससे? 2/3 बहुमत से निर्णय लेती है। 2/3 बहुमत से निर्णय लिया जाता है। अब यहाँ पर मेरे कहने का तात्पर्य है कि 2 तरह के विषय हैं, 2 तरह के प्रश्न हैं, उनको 2 भागों में, यानी प्रश्नों को या विषयों को या मामलों को 2 भागों में बांटा गया है। कुछ साधारण विषय और कुछ महत्वपूर्ण विषय। जब साधारण विषयों पर निर्णय लिया जाता है तो निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाता है, और जब महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, महत्वपूर्ण विषयों पर या महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लिया जाता है तो महासभा में निर्णय 2/3 बहुमत से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? 2/3 बहुमत से निर्णय लिया जाता है। वो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके संबंध में निर्णय 2/3 बहुमत से लिया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का विषय, संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों के निर्वाचन का विषय, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्वाचन का विषय, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों के निर्वाचन का विषय, और न्याय परिषद के सदस्यों के निर्वाचन का विषय। इस तरह के बहुत से महत्वपूर्ण विषय हैं जिनमें विभिन्न देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता देने का विषय भी शामिल है, और सदस्यों की सदस्यता के निलंबन का विषय, सदस्यों के को निष्कासन का विषय भी इसमें शामिल है। तो ये इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, यानी जिस विषयों के संबंध में निर्णय 2/3 बहुमत से लिया जाता है। इसके बाद महासभा का अधिवेशन। तो महासभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है, यानी वर्ष में कितना? एक बार वर्ष में एक बार इसका अधिवेशन होता है। एक बार अधिवेशन, महासभा का वर्ष में एक बार अधिवेशन होता है। और यानी महासभा का अधिवेशन हर वर्ष सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को शुरू होता है। कब शुरू होता है? यानी हर वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को इसका अधिवेशन शुरू होता है। यानी हर वर्ष इसका अधिवेशन होता है, और हर वर्ष में सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को इसका अधिवेशन शुरू हो जाता है। और अधिवेशन शुरू होने से पहले क्या किया जाता है? यानी अधिवेशन शुरू होने से पहले इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, उपाध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है, और बहुत सी समितियों के सभापतियों की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि महासभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है, और वो सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है। इस अधिवेशन में सभी सदस्य देश भाग लेते हैं, और प्रत्येक सदस्य देश, चाहे उनके प्रतिनिधि महासभा में 5 प्रतिनिधि बैठते हों, तो उनके सदस्यों का क्या माना जाता है? एक मत माना जाता है, एक ही मत माना जाता है। मैं आपको यहाँ पर यह बता देना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पहला अधिवेशन था वो 10 जनवरी 1946 को हुआ था। यानी महासभा का जो पहला अधिवेशन था वो कब हुआ था? 10 जनवरी। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 10 जनवरी 1946 को। पहला अधिवेशन 10 जनवरी 1946 को हुआ था, और यह लंदन में हुआ था। लंदन में किस जगह पर हुआ था? मेथोडिस्ट। किस जगह पर? मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल में। इसका अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल में, लंदन में हुआ था। लंदन में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। यानी महासभा का पहला अधिवेशन 10 जनवरी 1946 को मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल लंदन में हुआ था, और पहले ही अधिवेशन में महासभा के एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। वो महासभा के सदस्यों द्वारा की जाती है। 21 उपाध्यक्षों की
नियुक्ति की जाती है और विभिन्न समितियों के सभापतियों की नियुक्ति की जाती है। तो वो समितियां वर्तमान समय में 6 समितियां हैं, उनके सभापतियों की नियुक्ति की जाती है। अब नेक्स्ट महासभा का अध्यक्ष, यानी जब महासभा का अध्यक्ष चुना जाता है तो अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि महासभा का वर्तमान समय का अध्यक्ष कौन है, यानी वर्तमान समय में महासभा का कौन सा अधिवेशन चल रहा है या कौन सा सत्र चल रहा है। महासभा का सत्र 78वां सत्र चल रहा है। कौन सा सत्र चल रहा है? 78वां। और इस वर्तमान समय में महासभा के अध्यक्ष हैं डेनिस। कौन है? डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस नाम के व्यक्ति हैं। ये कहाँ के हैं? डेनिस फ्रांसिस टोबैगो त्रिनिदाद के नागरिक हैं। ये 78वें महासभा के 78वें सत्र के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं। वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं। इनका 5 सितंबर इनका जो निर्वाचन था 5 सितंबर 2023 को हुआ। यानी इनका निर्वाचन कब हुआ? 5 सितंबर 2023 को हुआ। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि भारत की तरफ से महासभा का अध्यक्ष कौन रहा। यानी भारत की तरफ से एक व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का अध्यक्ष रहा है, उन्होंने महासभा की अध्यक्षता की है, तो वो कब की और वह व्यक्ति कौन है, यानी उसका नाम क्या है। तो भारत की तरफ से श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, भारत की तरफ से श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित महासभा की अध्यक्ष रही हैं। यानी क्या रही हैं? महासभा की अध्यक्ष रही हैं। महासभा की अध्यक्ष रही हैं। उन्होंने महासभा की अध्यक्षता की और वो कब रही है? 1953 में। यानी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में महासभा की अध्यक्ष रही हैं और वह महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं। यानी वो महिला थी तो महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष भी रहने का, यानी प्रथम महिला अध्यक्ष वो महासभा की रही हैं। यानी महासभा के अध्यक्ष के बारे में मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूं कि वर्तमान समय में 5 सितंबर 2023 को महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस को चुना गया और डेनिस फ्रांसिस टोबैगो त्रिनिदाद के नागरिक हैं। इसके बाद श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित भारत की तरफ से, जो भारत की नागरिक हैं, उन्होंने भी महासभा की अध्यक्षता की है और वो महासभा की अध्यक्ष कब बनी? 1953 में बनी, पहली महिला अध्यक्ष थी। अब यहाँ पर मुख्य समितियों का भी उल्लेख है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग महासभा में 6 समितियाँ, कितनी? 6 समितियाँ, 6 आयोग, 7 बोर्ड। महासभा 6 समितियां हैं, 6 आयोग हैं, 7 बोर्ड हैं, 4 परिषदें हैं और एक पैनल बना हुआ है। यानी एक पैनल बना हुआ है। ये 6 समितियां, 6 आयोग, 7 बोर्ड, 4 परिषद और एक पैनल महासभा के कार्य को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए महासभा की सहायता करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट महासभा के क्या कार्य हैं, यानी महासभा के क्या कार्य हैं, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि महासभा क्या करती है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर सदस्य देशों का निर्वाचन करती है। यानी जो भी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों में विश्वास रखते हैं, उसके चार्टर में विश्वास रखते हैं, शांति प्रिय देश हैं और उसके सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं, वे आवेदन देकर संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन जाते हैं। लेकिन सुरक्षा परिषद उनकी सिफारिश करती है और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा ऐसे सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के लिए अनुमति दे देती है। तो ये उसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और ये महत्वपूर्ण मामले हैं, महत्वपूर्ण विषयों में आता है। 2/3 बहुमत से निर्णय लिया जाता है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों की नियुक्ति महासभा के द्वारा की जाती है और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही न्यास परिषद के सदस्यों की नियुक्ति महासभा के द्वारा की जाती है। महासभा के द्वारा कुछ सदस्यों को निलंबित भी कर दिया जाता है। सदस्य महासभा के चार्टर का पालन नहीं कर रहे हैं, उसके उद्देश्यों का पालन नहीं कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो ऐसे सदस्यों को महासभा निलंबित भी कर सकती है।
ये जो सदस्य महासभा के द्वारा बार बार कहने के बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के उद्देश्यों का पालन नहीं करते हैं, उनको संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से बर्खास्त भी किया जा सकता है, उनकी सदस्यता छीनी भी जा सकती है, उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर एक जो और महत्वपूर्ण कार्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट को पास करती है, यानी बजट पर भी विचार करती है। किस सदस्य देश का संयुक्त राष्ट्र संघ में कितना अंशदान है, इस बात का निर्णय भी महासभा के द्वारा किया जाता है और महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का अनुमोदन किया जाता है। तो ये बात नेक्स्ट सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यानी इसे सिक्योरिटी काउंसिल भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है। और सुरक्षा परिषद के बारे में दो विचारकों ने, पामर एंड परकिंस, दो विचारक पामर एंड परकिंस ने क्या कहा है कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की कुंजी है। यानी क्या है, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की कुंजी है। संयुक्त राष्ट्र की क्या है कि कुंजी है, यानी कुंजी है, कुंजी का मतलब होता है महत्वपूर्ण है, उसकी एक चाबी के रूप में है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसका संगठन क्या है, इसकी संगठन में क्या है, यानी राष्ट्र संघ के किस अध्याय में सुरक्षा परिषद का उल्लेख किया गया है, यानी चार्टर के अध्याय 5 में सुरक्षा परिषद का उल्लेख किया गया है, इसकी संगठन का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर सुरक्षा परिषद के सदस्य, सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं? जब मूल चार्टर था, यानी मूल चार्टर में सुरक्षा परिषद के जो सदस्य थे वो 11 सदस्य थे। यानी कितने सदस्य थे? 11 सदस्य थे। तो सुरक्षा परिषद के 2 प्रकार के सदस्य हैं। इन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के 2 प्रकार के सदस्य हैं। 2 प्रकार के सदस्य कैसे? स्थायी सदस्य, एक तो स्थायी सदस्य और दूसरे अस्थायी सदस्य, यानी स्थायी सदस्य और दूसरे अस्थायी सदस्य। दूसरे अस्थायी सदस्य, यानी 2 प्रकार के सदस्य हैं। 2 प्रकार के सदस्य कौन से? स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य। तो स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, यानी 5 सदस्य स्थायी सदस्य हैं। जब 26 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे, सदस्य देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे, तो सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य रखे गए थे और उस समय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 रखी गई थी, यानी 6 अस्थायी सदस्य थे, 6 अस्थायी थे। इस तरह से सुरक्षा परिषद के मूल चार्टर में कितने सदस्य थे? 11 सदस्य थे। लेकिन सितंबर 1965 में एक संशोधन किया गया। यानी किसमें संशोधन किया गया? संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन। किसमें संशोधन किया गया? चार्टर में संशोधन किया गया और ये 6 अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर, यानी 6 से कितनी कर दी गई? 10, यानी 10 अस्थायी सदस्य बना दिए गए। 10 अस्थायी सदस्य हो गए। तो वर्तमान समय में सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी सुरक्षा परिषद के सदस्य कितने हैं, यानी कुल सदस्य कितने हैं? वर्तमान समय में सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य कितने हैं? 15 सदस्य हैं। 15 में से स्थायी कितने हैं? स्थायी सदस्य 5 हैं और अस्थायी सदस्य कितने हैं? अस्थायी सदस्य 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन
हर 2 वर्ष बाद होता है और एक सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। जो सदस्य स्थायी सदस्य हैं वो तो 1945 में बन गए थे और लगातार स्थायी सदस्यता का आनंद ले रहे हैं, तथा जो सदस्य अस्थायी सदस्य बनाए जाते हैं वो 2 वर्ष के लिए होते हैं। 2 वर्ष के लिए उनका निर्वाचन महासभा के द्वारा किया जाता है। यानी अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन 2/3 बहुमत से महासभा के द्वारा किया जाता है। और सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली, सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली क्या है? सुरक्षा परिषद की 14 दिन में एक बैठक होती है। यानी कितने दिन में? 14 दिन। 14 दिन में सुरक्षा परिषद की 14 दिन में एक बैठक होती है। यानी एक बैठक होती है। परंतु आवश्यकता पड़े तो 24 घंटे के अंदर अंदर विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। यानी क्या बुलाई जा सकती है? विशेष बैठक या विशेष मीटिंग सुरक्षा परिषद की बुलाई जा सकती है। वैसे सुरक्षा परिषद की 14 दिन में एक बैठक होती है और यदि आवश्यकता पड़े तो आवश्यकता पड़ने पर कोई विशेष आवश्यकता पड़ जाती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर विशेष बैठक भी या विशेष मीटिंग भी बुलाई जा सकती है। सुरक्षा परिषद के मामले भी 2 तरह के होते हैं। एक तो प्रक्रिया संबंधी मामले और एक अन्य महत्वपूर्ण मामले। यानी प्रक्रिया संबंधी मामले, प्रक्रिया संबंधी मामले और अन्य महत्वपूर्ण मामले। तो जो प्रक्रिया संबंधी मामले होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? इसकी जो कार्यप्रणाली का हम उल्लेख कर रहे हैं, तो जो प्रक्रिया संबंधी मामले होते हैं वो सुरक्षा परिषद की बैठक कब होनी है, उसका समय क्या रहेगा, उसका स्थान क्या रहेगा, कब सदस्यों को आमंत्रित किया जाएगा, तथा बैठक के संचालन के लिए कौन कौन से नियम बनाए जाएंगे। इस तरह के जो मामले हैं वो प्रक्रिया संबंधी मामले हैं। यानी इस तरह की बैठक में सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की स्वीकारात्मक मत प्राप्त करने आवश्यक होते हैं। 9 सदस्य सहमत होने बहुत अधिक आवश्यक हैं। तो लेकिन जो अन्य महत्वपूर्ण मामले हैं, उन अन्य महत्वपूर्ण मामलों में सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों का सहमत होना आवश्यक है। और उन 9 सदस्यों में से भी 5 जो स्थायी सदस्य हैं उन सदस्यों के स्वीकारात्मक मत प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। कहने का तात्पर्य है कि चाहे एक तरफ 14 सदस्य हो जाएं, लेकिन स्थायी सदस्यों में से यदि एक भी सदस्य उस विषय से या उस प्रस्ताव से सहमत नहीं है तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता, बेशक उस प्रस्ताव के पक्ष में 14 सदस्य क्यों ना हो। तो ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर विशेष बहुमत की जरूरत होती है। यानी किसकी जरूरत होती है? विशेष बहुमत की जरूरत होती है। और वह विशेष बहुमत 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक और उनमें से 5 सभी सदस्य सहमत होने बड़े आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं। नेक्स्ट है निषेध अधिकार का मत। मैंने आपको बताया कि सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण विषयों पर जब निर्णय लिया जाता है तो सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों का सहमत होना आवश्यक है। और उन 9 सदस्यों में से भी 5 स्थायी सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य का उस प्रस्ताव के पक्ष में सहमत होना आवश्यक है, अन्यथा वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी प्रस्ताव के पक्ष में एक तरफ 14 सदस्यों के मत हों और एक तरफ केवल एक स्थायी सदस्य है तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता, क्योंकि उसके समर्थन में 5 स्थायी सदस्यों का मत होना बहुत अधिक आवश्यक होता है। यानी 5 स्थायी सदस्य उस प्रस्ताव के पक्ष में होने ही चाहिए। तो एक सदस्य भी उस प्रस्ताव को पास होने से रोक सकता है। यानी क्या हो सकता है कि केवल एक स्थायी सदस्य भी उस प्रस्ताव को पास होने से रोक सकता है, और उस सदस्य की इसी मत को निषेधाधिकार मत कहा जाता है। यानी निषेधाधिकार मत उसे कहते हैं कि जब किसी प्रस्ताव के पक्ष में 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों के मत मिलने आवश्यक है और 9 में से 5 स्थायी सदस्य सहमत हों,
सहमत, यानी 5 के 5 स्थायी सदस्य सहमत हैं। यदि एक सदस्य भी सहमत नहीं है तो प्रस्ताव पास नहीं होता है। इसे ही स्थायी सदस्यों का निषेध अधिकार कहते हैं, इसे ही वीटो पावर कहते हैं। यह निषेध अधिकार किन सदस्यों के पास है? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है, निषेध अधिकार है। तो वह निषेध अधिकार के द्वारा किसी भी प्रस्ताव को पारित होने से या किसी भी प्रस्ताव को पास होने से रोक सकता है। तो वीटो पावर के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वीटो पावर का सबसे पहले प्रयोग किस देश ने किया, यानी वीटो पावर का सबसे पहले प्रयोग कब किया? सबसे पहले प्रयोग किस देश ने किया? सबसे पहले प्रयोग किस देश ने किया? सोवियत संघ ने। किसने किया? सोवियत संघ ने वीटो पावर या निषेध अधिकार का सबसे पहले प्रयोग किया। कब किया? 16 फरवरी। कब किया? 16 फरवरी 1946 को किया। कब किया? यानी वीटो पावर का सबसे पहले प्रयोग सोवियत संघ रूस ने 16 फरवरी 1946 को किया। किस मामले पर किया? लेबनान, यानी किस मामले पर? लेबनान और सीरिया के मामले पर किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य सोवियत संघ रूस ने सबसे पहले निषेध अधिकार का प्रयोग किया, वीटो पावर का प्रयोग किया, और उसने 16 फरवरी 1946 को सीरिया और लेबनान के मामले पर वीटो पावर का प्रयोग किया था। बात क्या थी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीरिया और लेबनान में इंग्लैंड और फ्रांस की सेनाएं थी। सोवियत संघ रूस चाहता था कि ये सेनाएं सीरिया और लेबनान से जल्दी यहाँ से निकलें, लेकिन उनके समर्थन में अमेरिका सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लेकर आया। प्रस्ताव क्या था कि इंग्लैंड और फ्रांस की जो सेनाएं हैं सीरिया और लेबनान से धीरे धीरे जाएंगी, इतनी जल्दी उनको छोड़कर नहीं जा सकती। तो इस प्रस्ताव के विरोध में इसको वीटो किया गया। और किसके द्वारा वीटो किया गया? सोवियत संघ रूस के द्वारा इसको वीटो किया गया। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मई 2022 तक सोवियत संघ रूस ने कितने बार वीटो का प्रयोग किया है? 121 बार किया है। अमेरिका ने कितने बार इसका प्रयोग किया? 82 बार किया है। इंग्लैंड या ब्रिटेन ने कितने बार इसका प्रयोग किया? 33 बार प्रयोग किया है। चीन ने वीटो का प्रयोग 17 बार किया है, और फ्रांस ने वीटो का प्रयोग 16 बार किया है। ये देश हैं, इन देशों ने मई 2022 तक इतने बार अपने निषेध अधिकार का प्रयोग किया है, वीटो पावर का प्रयोग किया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर उल्लेखित कर दूं कि 1991 से पहले इस देश को सोवियत संघ रूस कहा जाता था, और 1991 में सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया, यानी सोवियत संघ खत्म हो गया। और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी देश कौन सा रह गया? रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी देश रह गया। तो वर्तमान समय में सोवियत संघ की जगह किस देश ने सुरक्षा परिषद में ली? रूस ने ली, यानी सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ का उत्तराधिकारी देश रूस है। तो इसके बाद सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं? यानी सुरक्षा परिषद के कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना, यानी क्या कार्य है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना इसका प्रमुख कार्य है। यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य है। सुरक्षा परिषद के अन्य कार्य भी हैं, जिनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के नए सदस्य बनाने के लिए सुरक्षा परिषद सिफारिश करती है और महासभा उसका अनुमोदन करती है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश भी सुरक्षा परिषद के द्वारा की जाती है, महासभा उनका अनुमोदन करती है। आर्थिक सामाजिक परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिए भी सुरक्षा परिषद सिफारिश करती है और महासभा उनका अनुमोदन करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वे सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग नहीं कर रहे हैं,
उनको भी सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ से निलंबित किया जा सकता है, निष्कासित किया जा सकता है। और इस तरह से जो देश बार बार कहने के बावजूद भी, चेतावनी देने के बावजूद भी राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनके लिए प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, उनकी निंदा की जाती है, तो उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। और आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद भी वह देश नहीं मानता है तो उनको संयुक्त राष्ट्र संघ से निलंबित कर दिया जाता है। ये सुरक्षा परिषद के कार्य हैं। तो सुरक्षा परिषद का जो सबसे प्रमुख कार्य है वो क्या है? सुरक्षा परिषद का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना है। इसके बाद नेक्स्ट न्यास परिषद। नेक्स्ट क्या है? न्यास परिषद, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, यानी न्यास परिषद का हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे। न्यास परिषद को इंग्लिश में ट्रस्टीशिप काउंसिल भी कहते हैं। और इस न्यास परिषद का जो उल्लेख है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 8 में, चार्टर के अध्याय यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 8 में इसका उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया? न्यास परिषद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले न्यास प्रदेशों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए न्यास परिषद का गठन करेगा और वह समझौते के आधार पर न्यास परिषद का गठन किया जाएगा। यानी इसका तात्पर्य है कि जो क्षेत्र आदिम अवस्था में थे, जो क्षेत्र विकसित नहीं थे, जिनका विकास नहीं हुआ था, ऐसे देश या ऐसे प्रदेश जो अपना प्रशासन स्वयं नहीं चला सकते थे, जो अपना प्रशासन चलाने में असमर्थ थे, तो उनके प्रशासन चलाने के लिए, उन देशों के विकास में सहयोग देने के लिए उनको न्यास परिषद के अंतर्गत रख दिया गया, उनको विकसित देशों को दे दिया गया। अब उन देशों की ये जिम्मेदारी थी कि ऐसे प्रदेशों को या ऐसे देशों को जो विकसित नहीं है, जो अपना प्रशासन स्वयं नहीं चला सकते या अपना प्रशासन स्वयं चलाने में समर्थ नहीं है, तो ऐसे प्रदेशों को ट्रस्ट मानते हुए उनका प्रशासन चलाने में उनका सहयोग करें। इस तरह के 11 प्रदेश रखे गए थे। यानी कितने प्रदेश थे? न्यास प्रदेश। कितने न्यास प्रदेश थे? न्यास प्रदेश कितने थे? यानी 11 कुल न्यास प्रदेश 11 थे। और न्यास प्रदेशों की संख्या कितनी थी? 11 थी। और इनमें से 4 सदस्य न्यूजीलैंड, यानी 4 सदस्य कौन से थे? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका। इन 4 राज्यों को, यानी इन 4 देशों को, यानी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका, इन 4 देशों को न्यास प्रदेश सौंपे गए थे। किस लिए सौंपे गए थे? क्योंकि ये विकसित देश थे और इनसे ये उम्मीद की जाती थी कि जो प्रदेश या जो देश विकसित नहीं है, जिनका विकास नहीं हो पाया, अपना प्रशासन स्वयं चलाने के लिए जो समर्थ नहीं है, अपना प्रशासन स्वयं नहीं चला सकते, उन्हें समझते हुए प्रशासन चलाने में उनकी सहायता करें। लेकिन नवंबर 1994 के बाद एक भी प्रदेश ऐसा नहीं रहा जो न्यास प्रदेश हो। यानी सबसे अंत में प्रशांत द्वीप में पलाऊ क्षेत्र नवंबर 1994 में आजाद हो गया, नवंबर 1994 में स्वतंत्र हो गया। समय में एक भी प्रदेश अब न्यास प्रदेश नहीं है। अंत में प्रशांत द्वीप में जो पलाऊ आजाद स्वतंत्र हो गया नवंबर 1994 के बाद, यह अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र से स्वतंत्र हो गया। और वर्तमान समय में न्यास परिषद के अंतर्गत कोई भी न्यास प्रदेश नहीं है। और ये जो 4 देश हैं, इन देशों के अंतर्गत कोई भी न्यास प्रदेश अब नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन 3 अंगों के बारे में ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास में या अगली वीडियो में हम बचे हुए शेष 3 अंगों के बारे में, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बचे हुए शेष 3 अंगों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।